युद्ध सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं होता, बल्कि दो देशों के अहंकार की भिड़ंत भी होती है। रूस और यूक्रेन के बहाने नेटो देश सीधे सीधे टकराव की स्थिति में है, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। आखिर युद्ध लंबा खींचने का क्या कारण है और ये कब खत्म होगा? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो दावा किया जा रहा था कि ये युद्ध 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 हफ्ते में रूस कीव पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध को शुरू हुए करीब 250 दिन हो गए हैं, लेकिन ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है। युद्ध 3 हालात में खत्म हो सकता है। पहला, जब रूस अपने सैनिकों को पीछे खींच ले। दूसरा, जब यूक्रेन हार मान ले। तीसरा, जब दोनों देश युद्ध विराम की घोषणा कर दें और पहले जैसी स्थिति में वापस चले जाएं। युद्ध 1 दिन में ही खत्म हो सकता है अगर व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों को लेकर पीछे हट जाए। यही यूक्रेन चाहता है और यही यूक्रेन के यूरोपीय पार्टनर भी चाहते हैं। Out of the conflict, the way out of the conflict is for Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. लेकिन फिलहाल पुतिन ऐसी किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन पिछले 8 महीनों से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो यूक्रेन के हौसले को तोड़ सके। लेकिन यूक्रेन को नेटो का सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि हथियार भी हासिल हैं, जिनके दम पर ये लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। जानकारों की माने तो पुतिन एस्केलेटिंग टू डी एस्केलेट की रणनीति से युद्ध लड़ रहे हैं, यानी वो परमाणु हमले की धमकी देकर युद्ध को लंबे समय तक खींचना चाहते हैं ताकि उनकी रणनीतिक मंशा पूरी हो सके। इस युद्ध को लंबा खींचने के पीछे 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, यूक्रेन के प्रतिरोध को कम करना ताकि रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर सके। दूसरा कारण, ताकि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने ये दिखा सके कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाल के महीनों में रूस के औद्योगिक उत्पादन ने पश्चिमी विश्लेषकों को गलत साबित किया है। तीसरा कारण, जब तक ये युद्ध जारी रहेगा रूस अपने गैस भंडारों को अपने मनमाने दामों पर बेचना जारी रख सकता है और भारी मुनाफा कमा सकता है। युद्ध तब भी खत्म हो सकता है अगर अमेरिका चाहे। जानकारों का मानना है कि अमेरिका युद्ध को जारी रखना चाहता है क्योंकि वो खुद रूस के सामने झुकना नहीं चाहता है। युद्ध के जरिए वो रूस की सैनिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है। इसके साथ साथ ये युद्ध अमेरिका के लिए यूक्रेन और यूरोप के दूसरे देशों में हथियारों का नया बाजार भी उपलब्ध कराता है। ये अमेरिका की कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी ही है। अब वो रूस को यूक्रेन युद्ध के दलदल में खींचना चाहता है। Our world has experienced great upheaval. Growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly.
permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, दो सबसे महान योद्धा हैं धैर्य और समय। यह बात शायद इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बेहतर कौन समझ सकता है। दुनिया का हर देश इस जंग में हार जीत के मायने खोज रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगभग हर हफ्ते हरी टी शर्ट में कई कैमरों के आगे रूस को हरा देने के दावे के साथ नजर आते हैं। आखिर क्यों जब से जंग शुरू हुई है उसकी दिशा का सही अंदाजा कोई भांप ही नहीं पा रहा। असली सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति जेलेंस्की जीत रहे हैं तो रूस ने उनके देश के कुछ हिस्सों का विलय कैसे करा लिया, और अगर राष्ट्रपति पुतिन जीत रहे हैं तो जंग खत्म क्यों नहीं हो रही। जंग कौन जीतेगा फिलहाल ये कहना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ये बात जानते हैं कि रूस से जीतना मुश्किल होगा, इसलिए युद्ध को दो अलग मोर्चों पर ले जाना सही समझा। पहला मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय दबाव का, दूसरा मोर्चा अपने देशवासियों में विश्वास का। We are the free people of independent Ukraine. And this is the truth about our future, the free people of independent Ukraine. 6 months ago, Russia declared war against us. On February 24th, the entire Ukraine heard explosions and gunshots. And on August 24th, it wasn't supposed to hear the words, Happy Independence Day. On February 24th, we were told, you have no chance. On August 24th, we say, Happy Independence Day, Ukraine. यूक्रेन के हर बड़े शहर की सड़कें लाशों से पटी हुई हैं। वहां के खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन का जो हाल हुआ है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में रूस को खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने 24 फरवरी 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक रूस के कुल 63,800 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। दावा किया गया है कि रूस के 2511 टैंकों के साथ 5,167 आर्म्ड कॉम्बैट वाहन और 1,556 आर्टिलरी जंगी वाहन भी इस युद्ध में नष्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रूस के 357 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी यूक्रेन ने मार गिराया है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसके 268 मिलिट्री फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है। युद्ध में यूक्रेन ने अब तक रूस के 240 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, साथ ही उसके 1182 ड्रोन को भी रौंद डाला है। Країна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин, і це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї цілком позитивна. 5 пунктів. यूक्रेन और रूस के साथ चल रहे भीषण युद्ध में रूस ने भी कीव को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने घातक बमों और खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन को मरुभूमि में तब्दील कर दिया है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 महीनों में युद्ध के चलते यूक्रेन को करीब 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक युद्ध के चलते यूक्रेन के 4.1 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण ली है। इसके अलावा इस युद्ध में अब तक 9,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। युद्ध में कितने आम नागरिक मारे गए हैं इसका अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग आंकड़े जारी किए हैं। रूस के हमले से यूक्रेन में 38,000 इमारतें, 1900 शिक्षण संस्थान, 50 रेलवे ब्रिज, 150 रोड ब्रिज, 556 फैक्ट्रियां और 500 से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं।
लेकिन अब क्रीमिया के ब्रिज को नष्ट किए जाने के बाद जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर बमों की बरसात कर दी, जानकारों का मानना है कि रूस के इतिहास में ब्रिज का उड़ाया जाना कहीं दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर जैसा साबित न हो, जिसके बाद ही परमाणु हमले की शुरुआत हुई थी। नुकसान सिर्फ जान माल या हथियार का नहीं हुआ है, बल्कि जमीन पर भी कभी रूस का कब्जा होता है तो कभी यूक्रेन उसको छुड़ाने का दावा करता है। जंग के पहले 2021 में यूक्रेन कैसा था और 2022 के अक्टूबर में यूक्रेन कैसे बदल गया, इस मैप को देखिए और समझिए। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसान ये सब यूक्रेन का हिस्सा होते थे, लेकिन रूस का दावा है कि 23 से 27 सितंबर के बीच हुए जनमत संग्रह में डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसान के लोगों ने रूस को चुना है। दावा किया गया है कि डोनेस्क में 99.2%, लुहांस्क में 98.4%, ज़पोरिजिया में 93.1% और खेरसान में 87% लोगों ने रूस के साथ जाने के पक्ष में वोट डाला है। यानी दावा है कि अब ये 4 शहर यूक्रेन में नहीं, रूस के हो गए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना ने इस सप्ताह 776 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छद्म जनमत संग्रह से मुक्त कराया है। इनमें लुहांस्क क्षेत्र की 6 बस्तियों समेत कुल 29 बस्तियां शामिल हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सेना से कुल 2434 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस ले ली है और 96 बस्तियों को पहले ही आजाद किया जा चुका है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन युद्ध लगातार जारी है।